अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं आदिल जिलानी और मैं हूं शहजाद मिठानी। सो व्यूअर्स, मांग रहा है पाकिस्तान की टीम आज आई है औरंगी टाउन में और हम डिस्कस करेंगे कराची का इंतहाई बुनियादी मसला, जो कि इंतहाई सेंसिटिव मसला भी है, टारगेट किलिंग के वाकयात। हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। सिर्फ 2010 में 705 अफराद जो है उनकी हलाकत हुई सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग की वजह से, और 2011 में अब तक इन 6 माह में लगभग 500 अफराद की हलाकत हो चुकी है, जो कि हमें इस बात का इंदिया देता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है। और अनफॉर्चुनेटली इसके हवाले से अभी तक कोई मसला हल नहीं हो पाया और आम जो शख्स है वो इस टारगेट किलिंग के वाकयात की वजह से इंतहाई शदीद मुतासिर हुआ है। सो आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो कराची में पाकिस्तान की और कराची की खुसूसन जो आम शख्स है उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को देने के लिए नाकाम क्यों हो गई है, क्यों नहीं वो तहफ़्फ़ुज़ दे पा रही, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए, इसके हवाले से हम आप लोगों की राय लेंगे। आइए नाज़रीन, लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और औरंगी टाउन के लोगों से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं जो कराची गैर महफूज हो गया इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासर हो रही है? हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन सबसे असल बुनियाद जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है वो क्या चीज़ है, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान वजूद में आई, लेकिन वो बुनियाद जो है आज हमारे हुक्मरान और जितने हमारे लोग हैं उन सारों ने वो जो है जिस बुनियाद पे पाकिस्तान वजूद में आए उस बुनियाद को भूल गई। सबसे पहला बुनियाद जो है पाकिस्तान के अंदर हमारा क्या था, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का सबसे पहला जो नाम क्या था हमारा, इस्लामी पाकिस्तान। ये सारे भी ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या हमारा नारा लगा जो आज यहाँ सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी हमारा निज़ाम ख़त्म हो गया। तो मेरे भाई दोस्तों, जब ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मेरे भाई फिर यही हालात होते रहेंगे। जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना आज वो सारी बुनियादें ख़त्म हो गई और मॉडर्न जो है पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। तो मेरे भाई तो पाकिस्तान जिस बुनियाद पे वजूद में आया उसी बुनियाद पे रह सकता है। ठीक है, एक तालिब इल्म से बात करते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बुरी तरह से मुतासर हो रही है जो हालात कराची शहर के ख़राब होते हैं, औरंगी टाउन के हालात ख़राब हो जाते हैं, कितनी ज़िंदगी तुम्हारी मुतासर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ मेरी ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती है बल्कि पूरे कराची की ज़िंदगी जो है इन तमाम वाक़यात से मफलूज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह कराची में आए दिन जो है टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, तमाम चीज़ें होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। और अगर पाकिस्तानी या कराची की आवाम अगर ये सोचती है कि ये गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर सकती है तो ये कुछ भी नहीं कर सकती, ये एक एतवार बाजार नहीं चला सकती, तो ये क्या संभालेगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासर हो रही है, खुसूसन औरंगी टाउन के हवाले से बता सकें? अमूमन यहाँ पर मीडिया इतना आता नहीं है, इस इलाके की सूरत हाल क्या हो जाती है जब खुदा न खासा टारगेट किलिंग के वाक़यात यहाँ पर होते हैं? क्या कारोबार ज़िंदगी पूरी तरह मफलूज हो जाती है? कारोबार तो सारा मफलूज हो ही जाता है, इसके साथ साथ जो है लोग दहशत में आ जाते हैं। जो लोग कमाने के लिए बाहर की तरफ निकलते हैं यानी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, तो वो वहाँ पे जो एक बॉर्डर बना हुआ है तो लोग जो है यानी रेंजर भी खड़ी होती है, पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि आप जाओ यहाँ से वापस, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। जब जी बिल्कुल बिल्कुल रेंजर वाले कहते हैं, जब रेंजर वाले तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो ये आवाम क्या कर सकती है, जिनके हाथ में बागडोर है मुल्क का और कौम का, जब वो हमारी मुहाफ़िज़ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सर आपने कहा नहीं, आप तो हमारे सिर्फ एक रेवोल्यूशन चाहिए जो ये आवाम खड़ी हुई है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये भागते हुए इनको रास्ता नहीं मिलेगा। जिन रेंजर्स वालों ने आपसे ऐसा कहा है, आपने उनसे सवाल नहीं किया कि जी आप तो हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ सवाल नहीं किया? आपने देखा नहीं, आपने जो ये अभी एक लड़के को मारा है, सरफराज को, उसको किस तरह से मारा है? उसको तो अवाम के सामने ला करके उसको वही सजा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, आज उनका जो है वो कोर्ट में जाएंगे, चंद दिनों के बाद छूट जाएंगे और फिर इनकी सरपरस्ती जो है सियासतदान करेंगे। ओके सर, मैं आपके पास आता हूँ। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपके, मेरे और यहाँ पर खड़े तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत करे, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हुकूमत क्यों नाकाम हो चुकी है, खुसूसन कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात के हवाले से आवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो सिक्योरिटी है, जो फराहम करनी है, उसमें क्यों नाकाम हो चुकी है? देखें, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत तो इस तरफ तवज्जो देती ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, टारगेट किलिंग ख़त्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि भाई ने भी कहा कि रेंजर्स वाले वो मना कर देते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है कि रेंजर्स वाले वहाँ से आपको ज़बरदस्ती वापस करते हैं। अगर आप उनको प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं जी हमें तो जाना है, हमें जाना ज़रूरी है, मेरी जॉब का मसला है या कोई हॉस्पिटल जा रहा है,
وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہو تو اپنے رسک پہ جاؤ, لوگ آگے کیا جانے کرتے کے ہیں؟ بعد کیا ہوگا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں آ کر کے آپ جو ہے نا الزام مت دینا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. اگر آپ بتائیں مجھے کہ وہ لوگ جو اپنے رسک پہ گئے کیا ہوا ان کے ساتھ, اگر آپ بتا سکیں. جو لوگ اپنے رسک پہ گئے ان میں سے کئی لوگوں کی جانیں گئیں, کئی معذور ہوئے, کئی کی جو ہے وہ آج تک بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں جو لاپتہ بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان لوگوں کے اب تک کوئی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ ہیں کہاں. ٹھیک ہے, یہ بھی واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس میں کراچی خواتین کے بھی اندر ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ انتہائی افسوس سے یہ بات سننی پڑی ہے. میرے ملک کے اندر ایک بارڈر بن گئی ہے جہاں پر میرے ملک کا, میرے شہر کا ایک شہری اس پار نہیں جا سکتا, اور وہاں پر ایک محافظ کرنے والا رینجر اسے کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے تم جاؤ گے تو تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. یہ افسوسناک بات آپ کہہ رہے ہیں. یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ اورنگی ٹاؤن میں یہ جو آپ اتنی بڑی مارکیٹ دیکھ رہے ہیں, اور بھی دوسری مارکیٹیں ہیں. یہاں پہ صرف اورنگی میں رہائشی لوگوں کے کاروبار نہیں ہے, یہاں سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جو کہ کراچی میں مختلف شہروں میں رہتے ہیں, مختلف علاقوں میں رہتے ہیں. اگر ایسے واقعات وہ بھی نہیں آ سکتے, کٹ جاتے ہیں اس علاقے سے. جی بالکل کٹ جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا اگر آپ زبردستی جانے کی کوشش کرتے ہو تو اپنے رسک پہ جاتے ہو. نہ یہاں سے کوئی جا سکتا نہ آ سکتا, ایون کہ آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے, آپ کو ہر حال میں یہاں ہی یہ معاملہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ جی یہ معاملہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں وہاں سے پیچھے نہیں, کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ معاملات شہزاد بھائی یہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں, لیکن اب تو یہ عالم ہے کہ آپ بالکل ہی نہیں جا سکتے. یہ تقریباً آپ اراؤنڈ 1 ایئر ہو چکے ہیں اس معاملات کو. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں ان کے ساتھ سب کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں, ہماری 3 جو کوalition پارٹیز ہیں ان کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے, جھنڈے اتارے جائیں گے, وال چاکنگ مٹائی جائے گی, سب کچھ. میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں آپ اس ایریے کا دورہ کر لیں, اگر آپ کو وہاں سے کوئی وال چاکنگ اگر مٹی ہوئی نظر آئے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو کوئی وہاں پر سے جھنڈے اگر آپ کو اترے ہوئے نظر آئے, پھر آپ آ کر کے کہیے گا کہ آپ نے بہت غلط بات کی. پچھلے دنوں ابھی رضوان جعفر نے بھی پروگرام میں آپ کو بتائیں حکومت کیوں ناکام ہو چکی ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ سیکورٹی ادارے, کچھ ایسے لوگ ان میں شامل ہیں جو کراچی شہر کے لیے ناسور بن چکے ہیں, کیونکہ ان کے 86 سے کراچی آمد 2011 تک ان کے منہ پیسے کو لگ گئے. وہ کون سے ادارے ہیں؟ وہ سیکورٹی ادارے ہیں ہمارے, رینجرز کے اہلکار ہیں, پولیس والے ہیں, وہ جو آؤٹ آف سندھ کے ہیں, وہ آؤٹ آف کراچی کے ہیں. وہ لوگ کراچی شہر ایک منی پاکستان ہے, کراچی شہر کے بغیر پاکستان ادھورا ہے. میں کہتا ہوں وہ لوگ کراچی شہر میں آنے کے بعد جانے نہیں چاہتے, اور ان کو ان کے بڑے جو چور ڈکیت اپر لیول پہ موجود ہیں, جیسے کچھ ہمارے سیاستداں ابھی باہر گئے ہوئے ہیں, کچھ سیاستداں, وہ لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ ٹارگٹ کلنگ, یہ اورنگی ٹاؤن کے لوگ بنارس کراس نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ سیکورٹی اداروں کو ان کی اوپر سے آرڈر ہوتا ہے. اوکے سر, میں بریک لے لوں اور بریک سے آنے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایسا ہمیں کیوں نظر آتا ہے اور حکومت اس کے حوالے سے سیریس ہمیں کیوں نہیں نظر آتی, اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ کراچی کا ایک عام شہری فریلی ہر جگہ جو ہے وہ موو کر سکے. اس بریک کے بعد کیپ واچنگ مانگ رہا پاکستان.